हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे इंडियन ओशन की। हम अक्सर बात करते हैं, सुनते हैं, लेकिन वहाँ पे एक बड़ी इम्पोर्टेंट एक इवेंट चल रहा है जिसमें तकरीबन 50 जो नेवीज़ है इंटरनेशनल, वो पार्टिसिपेट कर रही है। लेकिन वहाँ पर इंडियन जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह साहब, उनका कहना है कि इंडियन ओशन में जो जहाज गुजरते हैं, जो शिप्स गुजरती है, वहां पे उनको बड़ा प्रॉब्लम है। स्पेशली जो ड्रोन अटैक्स हम देख रहे हैं, मुख्तलिफ मिसाइल्स के अटैक्स देख रहे हैं। और ये एक ऐसी जगह, एक ऐसा रूट है कि जहां से दुनिया की जो ट्रेड हो रहा है आपस में डिफरेंट कंट्रीज का, उसका एक बड़ा हिस्सा इधर से उसका आना जाना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस रीजन के अंदर हिंदुस्तान है, चीन है, पाकिस्तान है, फिर ईरान का भी समझ लें कि किसी हद तक इधर ही से, और फिर जो दूसरी कंट्रीज है जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, उनका भी रूट यही है। तो इन सब के ऊपर अगर हम कह दें कि ये आधे से ज्यादा जो ट्रेड है इस रूट से होता है, तो ये गलत नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि इसको बेहतर कैसे करना है। और ये मेरे ख्याल में ये सिर्फ इंडिया के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये सबके लिए प्रॉब्लम है। जितने भी लोग हैं, मैंने कहा जितनी भी कंट्रीज हैं, सबके लिए, वो इंपोर्ट कर रही हो या एक्सपोर्ट्स कर रही हो, दोनों के लिए एक जैसी प्रॉब्लम्स इस वक्त सामने आ रही है। आज हम इस इशू के ऊपर बात करेंगे क्योंकि राजनाथ सिंह साहब बड़े, जिसे कहते हैं, सॉलिड किस्म की बात करते हैं। वैसे वो हवा में फेंकने वाली बहुत कम हम सुनते हैं। बात वो करते हैं जो उनको पता है कि ये है या होनी है। तो इस हवाले से आज हमारी बात होगी, और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे भाई डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब, ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Always a pleasure, Fakar bhai. As you said, it feels like family to be on your show. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है इस चीज के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, राजनाथ सिंह साहब का ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त जो हालात हमें देखने को मिल रहे हैं इस रीजन में, मिडिल ईस्ट में जो कुछ हुआ या अभी भी हो रहा है, उसका इम्पैक्ट मेरे ख्याल सबसे ज्यादा हम लोगों को फेस करना है। चले, हम हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत नहीं है, लेकिन इम्पोर्ट्स तो हम करते हैं ना, बाहर से चीजें मंगवा के ही खा रहे होते हैं। वो कुछ भी हो, वो गैस हो, तेल हो, या इस तरह की और चीजें हो। इसी तरीके से चीन की बहुत एक्सपोर्ट्स हैं, तकरीबन 700-800 अरब डॉलर से ज्यादा हिंदुस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं, जिसको 1 ट्रिलियन पे वो कह रहे हैं कि हम लेके जाएंगे। ऐसे हालात में राजनाथ सिंह साहब के स्टेटमेंट को कैसा देख रहे हैं आप, और इंटरनेशनली क्या वो कहना चाहते हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको क्या मैसेज देना चाहते देखिए, जो उन्होंने बातचीत की है वो काफी लंबी और जिसे समझ लीजिए इफेक्ट, मतलब एक फिलोसॉफिकल बात की है पॉजिटिव पीस की। क्योंकि चाहे कोई भी कंट्री हो, वेदर यू आर इंपोर्ट ओरिएंटेड और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, ट्रेड रूट तो लगेगा ही ना। आप अगर कुछ मंगवा रहे हो या हम कुछ भेज रहे हैं तो रास्ता तो वही है। ये तो एंड रिजल्ट है ना, टू ब्रिंग इन और टू ब्रिंग आउट। इट्स और टू टेक आउट, इट्स एन एंड रिजल्ट। बट जो एक उसका जिसे आप कह लीजिए जो जो इंटरिम पीरियड है, उसमें तो बंदा ट्रेड ही कर रहा होगा। हैं तो जी। वो जो जिसको अटैक कर रहे हैं उनको क्या पता ये एक्सपोर्ट के लिए जा रहा है या इंपोर्ट के लिए जा रहा है। हम्म, वो तो अटैक कर रहे हैं ट्रेड को, अब जो बिल्कुल। भी उनकी पॉलिसीज हो, जो भी उनका पर्पस हो। बट इट्स अ थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस, एंड दिस थ्रेट ऑफ पीस वो वाला पीस नहीं है जिससे कि दुनिया का बॉर्डर या कोई पॉलिटिकल इफेक्ट हो रहा है। ये इकोनॉमिक इफेक्ट करेगा, विच विल हैव मोर रिवर्बरेटिंग इफेक्ट। जैसे जो यूक्रेन और रशिया की क्राइसिस देखें तो उसका जो ट्रेड पे इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस हुआ है, ठीक है ना। बिकॉज जो जो यूक्रेन से आने वाले या यूक्रेन जाने वाले प्रोडक्ट थे, या जो रशिया से आने वाले प्रोडक्ट थे या रशिया जाने वाले प्रोडक्ट थे, उनके ऊपर वो हुआ। तो दैट इज रियली एन इम्पैक्ट ऑन, जिसे कह लीजिए, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ रशिया एंड अदर कंट्रीज जो उनसे ट्रेड कर रही है। मगर ये तो ऐसा ट्रेड रूट है, ये सबको, इवन एक फ्री वेसल भी है। क्योंकि जब हम लोग मैरीटाइम लॉ में पढ़ते हैं तो जो आपने जैसे एक शिप ली, इस शिप ने कहा कि हम इंडिया में अपना सामान उतारेंगे, फिर हम वहां से पनामा जाके दूसरा सामान भरेंगे। ये शिप का जो रास्ता होता है इसकी भी काफी वैल्यू होती है, खाली शिप जो ट्रेवल कर रहा है या और भी शिप जो ट्रेवल कर रहा है। तो मैरीटाइम ट्रेड जो है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वेल बीइंग ऑफ ऑल कंट्रीज। आपकी पॉलिटिकल सॉवरिटी भी इस पे डिपेंड करेगी कि आपका इंटरनेशनल ट्रेड जो ये या ये जो सी रूट है, ये कितना सिक्योर है आपके लिए।
बिकॉज बिल्कुल। अदरवाइज एक तरीके से आदमी कट ऑफ हो जाएगा, कंट्रीज कट ऑफ हो जाएंगी, जैसा हमने देखा कोविड के दौरान ट्रेड जब ठप हुआ था तो कंट्रीज का सब बिल्कुल। पूरा जिसे कह लीजिए वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिसबैलेंस हो गया था। तो आई थिंक मैरीटाइम पीस पे दुनिया को सोचना पड़ेगा। और जो उन्होंने वर्ड किया है, यूज किया है राजनाथ सिंह जी ने, उन्होंने कहा है वी हैव टू थिंक अबाउट पॉजिटिव पीस। अब पॉजिटिव पीस को वो कह रहे हैं कि इट्स नॉर्मली पीस क्या है, इसका एक कंसेप्ट ये है कि एब्सेंस ऑफ वायलेंस इज अ पीस, कि जहां पे वायलेंस ना हो रहा हो तो वहां पे पीस है, ऐसा आप एक टेक्निकल डेफिनेशन मान सकते हैं, बट ये इनकम्प्लीट है। मान लीजिए कि अफगानिस्तान में अभी कोई फिजिकल वायलेंस या आर्म्ड वायलेंस तो नहीं हो रहा, मगर जो जी। इकोनॉमिक वायलेंस हो रहा है, जो पॉवर्टी जिसकी वजह से लोग जो है स्लिप कर गए, 50% ऑफ द पॉपुलेशन अगर बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है, पॉवर्टी भी नहीं बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है, तो इट्स अ वेरी सीरियस इशू। सो ये पीसफुल सोसाइटी नहीं कही जा सकती, क्योंकि देयर आर टर्बुलेंट इन द सोसाइटी ना, कि ये दिस सोसाइटी इज गोइंग थ्रू अ ह्यूज टर्बुलेंट। तो वो ये कह रहे हैं कि द टाइम हैज कम वेयर वी शुड थिंक अबाउट पॉजिटिव पीस। अब वो कह क्या रहे हैं पॉजिटिव पीस को, उन्होंने डिफाइन क्या किया, द कंसेप्ट ऑफ पीस गोज बियॉन्ड द मियर एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट एंड इनकम्पासेस ब्रॉडर नेशन ऑफ सिक्योरिटी, जस्टिस एंड कोऑपरेशन। तो वो कह रहे हैं पॉजिटिव पीस इस मैरीटाइम एरिया में तब आएगा जब हम सिर्फ ये ना इंश्योर करें कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है या कोई मिसाइल नहीं मार रहा है, बल्कि हम ये इंश्योर करें कि हम सारे आपस में मिलकर कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। जस्टिस मतलब आपका ट्रेड रूट है तो वो उस ट्रेड को यूज कर सके, फ्रीली यूज कर सके, उस पर अब पायरेट का कब्जा हो जाए, कोई दूसरी चीजें आ जाए, सो दैट विल, जिसे कह लीजिए बहुत प्रॉब्लम देगा। बिकॉज अगर मैं आपको वो बताऊं फकर भाई, स्टैटिस्टिक्स, जी। 80% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी पूरी दुनिया अगर 100 रुपए का इंटरनेशनल ट्रेड करती है तो करीब करीब 80 रुपए का ट्रेड जो है वो आता है आपका सिर्फ और सिर्फ ये सी रूट से। तो बिल्कुल आप सही। इसका कॉन्सिक्वेंस समझ लीजिए, 80 रुपए, आई मीन इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। तो समझ ले अगर पूरी ट्रेड ही इसी रूट से हो रहा है ऑलमोस्ट। एग्जैक्टली, सी इज मैरीटाइम सिक्योरिटी, और मैरी, इसीलिए तो पूरा चाइना के पॉलिटिक्स चल क्या रहा है। साउथ चाइना सी को ही तो सिक्योर करना चाह रहा है वेस्ट। भाई ये जो अंग्रेजों ने जब ऑटोमन अंपायर ने ये रास्ता ब्लॉक कर दिया था टर्की का इंडिया में आने के लिए, सॉरी ये जो आज का टर्की है, जब ऑटोमन अंपायर ने इसको ब्लॉक कर दिया जी। था, बिकॉज यूरोप को वही रास्ता एशिया से जोड़ता था जिसको आप इराक होते हुए इंडिया आ जाते थे। जब उन्होंने ब्लॉक कर दिया तो ब्रिटिशर्स को केप ऑफ गुड होप जो सी रूट है वो उन्होंने ढूंढा ही, इसलिए कि दे कुड कम टू इंडिया, शॉर्टेस्ट रूट। जी। तो पॉइंट वही है कि आप सबको ही अपना ट्रेड रूट सिक्योर करना चाहता है, और ट्रेड रूट को सिक्योर होने का मतलब कि प्रोस्पेरिटी इंटरनेशनल ट्रेड में, अगर आप किसी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं चाहते, अपने आप इकोनॉमिक इन्फ्लेशन नहीं चाहते, डिफ्लेशन नहीं चाहते, यू हैव टू इंश्योर इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर बिल्कुल 80% ट्रेड हो रहा है, लेकिन इसराइल को अब अमेरिका भी बाद औक़ात कह देता है कि बस इसको रोक दें। ईरान का एक इन्फ्लुएंस है उस चीज़ के ऊपर, सऊदी अरेबिया उनके अगेंस्ट है, उनके लिए भी क्योंकि बड़ा थ्रेट है। लेकिन हम जिसे कहते हैं कि हम और आप, मतलब मैं ये बात करूँगा, या फिर चीन, शायद हमारा डायरेक्टली कोई उस चीज से लिंक भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम मुतासिर हो रहे हैं। तो क्या जो इंटरनेशनल पावर्स, दूसरी पावर्स हैं, जिस तरह यूएस को हम कह सकते हैं, वो इसराइल को, हिंदुस्तान के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ भी और इसराइल के साथ भी और अरब दुनिया के साथ भी, तो क्या इस पे कोई बात हो सकती है कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा? मतलब कोविड से पहले बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो चुका है, अब मजीद इसकी वजह से अब ये सारा कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। भाई वही तो बातचीत हो रही है ना, कि आप अगर कोई भी किसी भी तरीके की आप अगर कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म में देखें ना फकर भाई, जी। तो जो मैरीटाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है, चार्टर पार्टी कहते हैं नॉर्मली उनको, चार्टर पार्टी कई जी तरीके का बिल्कुल। हो सकता है। उन चार्टर पार्टी में एक एक दिन के डिले की वैल्यू जो है मिलियंस ऑफ डॉलर में जाती है, ठीक है ना। बिल्कुल। क्योंकि अगर मान लीजिए एक शिप ने यहाँ सामान उतार के वहां से कोई पेरिशेबल गुड लेके कहीं और जाना है, उसकी इंश्योरेंस वैल्यू, उसकी दूसरी वैल्यू जो है वो एवरी डे के हिसाब से रन करती है। इट्स ए ह्यूज इम्पैक्ट, ह्यूज इम्पैक्ट। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि इंडिया जो है वो दुनिया की 16th लार्जेस्ट मैरीटाइम कंट्री है, 16th लार्जेस्ट, ठीक है ना। हम्म। मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट जो इंडिया में आज का है
वो 95% ऑफ द ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 68% बाय वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंडिया 100 रुपए का इंटरनेशनल ट्रेड करता है तो उस 100 रुपए का जो वॉल्यूम है यानी 95% जो गुड्स है, जो जिसकी कीमत की करीब करीब आपका 68% बाई वैल्यू, यानी कि वो हो गया अराउंड 68%। 68 रुपए के गुड का वॉल्यूम जो है वो आपको सी से आता है, बाकी का जो है वो लैंड रूट से होता है, यानी कि जो रोड कनेक्टिविटी है 32%। 32%। सो जी, दैट्स अ ह्यूज नंबर ना। आप ये सोचिए इसका कॉन्सिक्वेंस, बिल्कुल। तो भाई बैठना पड़ेगा। अगर आपकी सिक्योरिटी स्पिल आउट कर रही है ट्रेड सेक्टर में, तो दुनिया के लिए कंसर्न है। गवर्नमेंट चेंज हो जाती है भाई, आपके यहाँ पे खाना जंगी शुरू हो जाएगी एवरी प्लेस। जिसको एक्सपोर्ट करना है, अगर वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, उसके यहाँ बिल्कुल, पे नौकरियां जाएंगी, उनके यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी। सिर्फ इंपोर्टिंग कंट्री को असर नहीं पड़ेगा, असर सबको पड़ेगा। तो इसीलिए जो बातचीत हो रही है कि अभी ये जो नेवल एक्सरसाइज हो रहा है वहां पे, जो यूरोपियन कंट्रीज ने बनाई है, 20 कंट्रीज मिलकर के सब अपना अपना शिप लेकर के वहां पे, बिकॉज कलेक्टिव एफर्ट से ही इसको जो है वो ज्यादा इम्पेटस मिलेगा और एक ट्रस्ट भी आएगा एक दूसरे के ऊपर। बिकॉज दिस इज द एरिया जहाँ पे सबसे ज्यादा कोऑपरेशन की जरूरत है। तो जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि भाई अगर आप कोऑपरेट ही नहीं करेंगे, अगर आप रीजन में बैठ करके एक दूसरे के साथ आंख में आंख डाल के बात नहीं करेंगे, तो इसका कॉन्सिक्वेंस हम सबको भोगना पड़ेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता फकर भाई कि आप इंपोर्ट कर रहे हो या हम एक्सपोर्ट कर हाँ, रहे हैं। क्योंकि जब शिकार होंगे तो सब शिकार होंगे, जब शिप फंसेगी तो एक्सपोर्टर का भी फंसेगा और इंपोर्टर का भी फंसेगा, वो तो किसी में अंतर करेगा नहीं। जी। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, यमन एक बड़ा अजीब किस्म का इशू है। अब से तो खैर नहीं, अब तो सालों इस बात को हो गए। लेकिन मतलब एक इशू मौजूद है। लेकिन अभी तक एक छोटा-सा कंट्री है, मैं ये तो नहीं कहता कि कोई चढ़-दौड़ है उसके ऊपर कोई भी, बट उनके जो जो कंसर्न्स या जो भी चीज़ें होती हैं, तो अभी तक उसको क्यों बात नहीं हो सकी? मतलब सऊदी अरेबिया के साथ चलो उनका मसला चल रहा है, ईरान के साथ बेहतर है उनके ताल्लुकात, शायद कतर का भी बेहतर है उनके साथ। तो आखिर कुछ तो लोग इकट्ठे हों और उनके साथ जाके बैठें कि भई ये कोई तरीका तो नहीं है कि आप कहेंगे कि हम यहाँ से किसी को मिसाइल मारेंगे, किसी को ड्रोन, छोटे वाले ड्रोन से हिट करेंगे और मतलब आप खुद तो तबाह बर्बाद हुए, लेकिन बाकी दुनिया को साथ क्यों तबाह कर रहे हैं? अब आप यमन का ऐसे सोच लीजिए कि 4.5 लाख, यानी कि 14% ऑफ द जो यमन का पॉपुलेशन है वो अपने घर से डिस्प्लेस्ड है। ये उनके जो जो उनका कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनल 9 साल का कॉन्फ्लिक्ट है, उसका रिजल्ट है। यानी 14% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज डिस्प्लेस्ड। बिल्कुल सही। ठीक है ना। जो 2/3 उनके जो लोग हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की जरूरत है। द कंट्री इज इन शैटर्ड, या इज इन टैटर्ड जिसको कहते हैं ना, द कंट्री इज नॉट डूइंग गुड एट ऑल। तो फिर अब आप जब गवर्नेंस ही नहीं है, हुतीज का तो मैंने सुना है वो वेस्टर्न पार्ट में कंट्रोल है, उसके बाद बाकी का एरिया किसके कंट्रोल में है पता भी नहीं है। वो कंट्रोल भी इफेक्टिव कंट्रोल है कि नहीं है, गवर्नमेंट नाम की चीज नहीं है। अगर बच्चों के पास पीने का पानी नहीं है, खाने का पानी नहीं हो, तो उनके लिए तो जिंदगी वैसे ही वो है, वो खर्च करने को तैयार है। तो पॉइंट है कि क्या इसका सोल्यूशन सिर्फ ये है कि आप हुतीज को मिसाइल मार दें और उनके उनकी इस कैपेसिटी को थोड़ी देर के लिए क्रिपल्ड कर दे। भाई वो मरने मारने को तैयार है, उनका काम बन गया, ये पेशा है उनका, जो हुँ, आप कह रहे हैं जिसको पायरेसी प्लस या इसमें रिलीजन का तड़का लग गया है। अब वो बिल्कुल। यहूदी फाइट भी उसमें आ गई है। तो ये हाँ, वो सिस्टम। जी। अच्छा नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब आखिर दुनिया में ऐसा तो नहीं है कि किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। अभी क्या दुनिया चले पहले हो सकता है कि यमन को इतना मतलब इम्पोर्टेंस ना दी जाती रही हो, जो भी हमने 8-10 सालों में लास्ट देखा। लेकिन अभी तो जो मैंने कहा कि इंडिया हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हो, यूएस हो या जितने भी लोग यूरोप हो, सबके लिए प्रॉब्लम बनी हुई। तो क्या अब आपको लगता है कि अब इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है कि हाँ, उनको थोड़ा-सा एक नॉर्मल-सी की तरफ लाया जाए या फिर वहाँ पे जिस तरह यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट वगैरह करवाती रहती है दुनिया भर में, उस तरह की कोई चीज़ करवाई जाए? देखिए अब ये तो क्या उस ग्रुप का नाम है, हुतीज या अंसार अंसार अल्लाह जो ग्रुप है, और जो अंसारुल्लाह। उनकी अंसारुल्लाह जो ग्रुप है, और जो उनकी गवर्नमेंट है, उसके बीच का मैटर है, सिविल मैटर है। पॉइंट ये है कि मिडिल ईस्ट को तो ये देखना पड़ेगा, या मिडिल ईस्ट इज अ लॉन्ग वर्ड, जी, परहैप्स लेट्स यूज वेस्ट एशिया।
वेस्ट एशिया में ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, इसमें कुछ तो वेस्ट का कंट्रीब्यूशन है, जो उन्होंने ऑयल के लिए जो पॉलिटिक्स की है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ वो कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ ये है कि जो डेमोक्रेसी का वहां पे पनपना नहीं है, ऑटोक्रेसीज या डिक्टेटरशिप जो वहां राज कर रही हैं, उसने भी एक बहुत कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है लोगों को इस कंडीशन में पहुंचाने के लिए। वो लोगों को राइट्स देने को तैयार नहीं है, लोगों के ऊपर एक तरीके से मतलब ऐसा शासन है। अब जैसे अब असद साहब हैं, उनके शासन को सीरियन नहीं मानते। आई हैव मेट विद द सीरियंस, दोज हु सिंपली अब्यूज मिस्टर असद ओपनली, कि भाई हम जिसके लिए जो हमारे आज दशा है उसके लिए बशर उल असद साहब जिम्मेदार है, उनके बाप जिम्मेदार है, उनके वो जिम्मेदार है। सो ये वेस्ट एशिया को सोचना पड़ेगा कि क्या वो एक फ्री सोसाइटी बनना चाहते हैं या कैसी सोसाइटी। अदरवाइज आप ही बताइए, व्हाट एक्सप्लेन्स द 9 years ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हुतीज एंड द यमनी गवर्नमेंट। मुझे आज तक समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। अगर ये सेक्टेरियन है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करो, अगर ये पॉलिटिकल है तो उसको सॉल्व करो। 9-9 साल तक चल रहा है, बच्चों के पास खाने के पैसे नहीं है। सो पॉइंट ये कि जी सऊदीज हैव टू कम ओवर। ये जो एक ये है कि भाई अरब एमिरेट्स में सब कुछ ठीक चल रहा है और सऊदी अरेबिया में चल रहा है तो फिर वेस्ट एशिया को भूल जाओ, इस माइंडसेट से बाहर लाना पड़ेगा। बिकॉज सीरियंस भी अपने आप को अरब मानते हैं, यमनीज भी अपने आप को अरब ही मानते हैं। तो अब ये कहना कि वो उनको हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये अरब एमिरेट्स के साथ ही कंसर्न है जहां पे थोड़ी सी प्रॉस्पेरिटी है, आई थिंक इट बिकम्स एन अरबिक इशू रादर देन द इंटरनेशनल इशू। अरब्स नीड टू सिट डाउन एंड देन सॉर्ट इट आउट। अगर ये सेक्टेरियन है तो उसको वो सॉर्ट आउट करे, ईरान के साथ मिलकर सॉर्ट आउट करे, क्योंकि ईरान एक फैक्टर है। जब तक ईरान के साथ सऊदिया या अरबों के रिश्ते सामान्य नहीं होंगे, वो ये मैटर बनना पड़ेगा। अच्छा, ये मैटर उतना भी इजी नहीं है। कतर बीइंग अ सुन्नी कंट्री इज इन बेड विद ईरान। अब बाकी ये जो ईरान बीइंग अ शिया कंट्री, वो पूरा वहां पे जितने भी शिया रिबेल ग्रुप है उनको वो सपोर्ट करते हैं। तो ये अब ऐसा ये बन चुका है विशियस साइकिल के, अनलेस अंटिल कोई बैठे और थियोरेटिकल विजिट करे, सिर्फ सतही इश्यूज से, ये सतही प्रश्नों को या सुपरफिशियल इश्यूज को डील करने से नहीं होगा। समवन नीड्स टू रिविजिट द फिलॉसफी एंड थ्योरी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सोशल बिहेवियर। जब तक वो चेंज नहीं लाया जाएगा तब तक मुझे नहीं लगता वेस्ट एशिया में कोई नॉर्मलसी अभी आने वाली है। बिकॉज वेस्ट एशिया हैज बीन लाइक दिस फॉर एटलीस्ट अभी तो 100-150 साल का तो हिस्ट्री हम ही जानते हैं, जब से वहां पे इस तरीके की जो है वो या तो ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप वाली सरकारें रही हैं या फिर खाना जंगी रही है। हालांकि लीबिया एंड ऑल दैट, इराक तो वो बहुत अच्छी डेवलप कंट्री हो गई थी बीच में, काफी उन्होंने डेवलप किया था। अब उसमें वहां पे आपने गवर्नमेंट को निकाल दिया, आपने जबरदस्ती मुअम्मर गद्दाफी को मरवा दिया, सद्दाम हुसैन को मरवा दिया। वो अब नाउ व्हाट इज लीबिया एंड व्हाट इज इराक के तो हमको आपको पता ही है। तो वेस्ट ऑल्सो परहैप्स नीड्स टू प्ले सम रोल, कि अब उनको समझना पड़ेगा यार इनफ, सऊदी के साथ बैठ के सॉर्ट आउट करें मैटर को। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ये वाली चीज अच्छा, एक चीज और बोल दूं, ये जो इजराइल का भी है ना, वो वेस्ट एशिया में घुसेड़ दिया उन्होंने। अब वेस्ट एशिया में जब तक इजराइल का कील धंसा रहेगा ना, वो उतना आसानी से मैटर सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि पहले सेक्टेरियन वायलेंस है, अब वो उसके बाद रिलीजियस है, हिस्ट्री है, कल्चर है, सोसाइटी है, सब घुस गया उसमें। मतलब कोई भी एक लेयर पकड़ के आप सॉल्व करेंगे तो दूसरा लेयर फिर भी वो टैंगल्ड ही रहेगा। तो इट्स इजराइल, it's Iran, it's Shia, Sunni, it's Arab, it's everything, it's oil। आप समझ रहे, इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि बैठ करके किसी को एक फिलोसोफर्स की तरह बैठना पड़ेगा, सोसाइटी के बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा, इजराइल को भी समझाना पड़ेगा कि भैया अब सोचिए आगे का रास्ता क्या है। दिस नीड्स टू बी सॉल्व्ड। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल। और मेरे ख्याल में सबको सर जोड़कर इस इशू के ऊपर बैठना पड़ेगा, क्योंकि इसका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है और मजीद होगा। और अगर इसको मजीद टाइम दिया गया तो शायद ये फिर कंट्रोल से बहुत बाहर हो जाएगा। और जो वर्ल्ड ट्रेड है, मैंने कहा कि पहले ही दुनिया को बहुत ज्यादा धचके लग चुके हैं और इसकी वजह से मजीद लग रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। थैंक यू डॉक्टर